हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वात्सल्य स्टडीज़ में। आज मैं लेके आया हूँ दोस्तों जो विज़न आईएएस के जो मंथली मैगज़ीन है। हम अप्रैल की मंथली मैगज़ीन आप देख सकते हैं कि हम दोस्तों बात कर रहे हैं जो अप्रैल की मंथली मैगज़ीन है विज़न की, उसके बारे में। मैं पिछले दो वीडियो में दोस्तों जो पॉलिटी का है सेक्शन उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैं लेके आया हूँ आज इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आप जान सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा इसका पार्ट होता है विज़न में, तो हम उसको आराम से 2-3 पार्ट्स में इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सबसे पहला दोस्तों उसका टॉपिक है उभरती विश्व व्यवस्था, यानी कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाइएगा, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसके बाद आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले उभरती हुई विश्व व्यवस्था, इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। दोस्तों आप सबसे पहले आप इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में ध्यान देंगे कि जो विश्व व्यवस्था वो है क्या। दोस्तों विश्व व्यवस्था से तात्पर्य शक्ति और अधिकार की उस व्यवस्था से है जो वैश्विक स्तर पर कूटनीति और विश्व राजनीति के संचालन के लिए एक महत्वपूर्ण है या उसके लिए उसका एक रूपरेखा देने का उसको प्रदान करने का काम करती है। देखिए बोल रहा है कि वैश्विक मामलों में व्यवस्था का अर्थ है वह प्रणाली या तरीका जिसके माध्यम से एक देश अन्य देशों के साथ अपने संबंधों का संचालन करता है, उसे ही हम एक व्यवस्था के तौर पर देख सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों अपने अगले उसमें चलते हैं कि नई विश्व व्यवस्था के उद्भव में योगदान देने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम ध्यान देने की कोशिश करते हैं। कि युद्धोत्तर बहुपक्षीय व्यवस्था का पतन। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र आप देख सकते हैं जो कभी वैश्विक गवर्नेंस का एक स्तंभ था, अब पुराना हो चुका है। इसके अतिरिक्त बहुपक्षवाद अब वैश्विक खतरों के प्रबंधन में प्रभावी नहीं रहा। जैसे आप वर्ल्ड बैंक देखेंगे और विभिन्न मामलों में आप यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में पर देखेंगे तो दोस्तों वो कहता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, गाजा और संकट हुआ, उसका समाधान करने में वो पूरी तरह से अप्रभावी रहा दोस्तों। ये पिछले आप देख सकते हैं 2022 से रूस और यूक्रेन का वॉर जारी है, लेकिन गाजा संकट अभी भी जारी है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस है उसको समाधान के लिए अप्रभावी रहा है, बिल्कुल कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। तो उसको लेके एक नई विश्व व्यवस्था जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। उसमें के बाद देखेंगे बहुसंकट और वैश्विक अस्थिरता का उदय। विश्व एक साथ परस्पर जुड़े संकटों जैसे कि युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोक लुभावनवाद आदि का सामना कर रहा है। उदाहरण के लिए रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, व्यापार युद्ध, साइबर युद्ध, महामारी आदि, उसको आप इस तरह से आप देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद कहा गया है क्षेत्रीय एजेंडा विशिष्ट भू राजनीति का उदय। आप देखते हैं कि सभी क्षेत्रों में जो अपनी जियो पॉलिटिक्स, लोकल जियो पॉलिटिक्स वो चर्चा का मुद्दा रहती है। जैसे आप हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखेंगे और आप अटलांटिक क्षेत्र में देखेंगे, वहाँ कनाडा और यूएस का तो वो चलता रहता है। देखिए उदाहरण के लिए ब्रिक्स का उद्देश्य पारंपरिक वैश्विक शक्तियों का अत्यधिक निर्भरता को कम करना और दक्षिण दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना है। आप जानते होंगे ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं, वो आप सभी जानते होंगे दोस्तों। जो चीन है, इंडिया है, रूस है, साउथ अफ्रीका है, वो विभिन्न प्रकार के देश इसमें आते हैं। ब्राज़ील हो गया, है ना। उस विश्व में एक बदलाव दिखाई दे रहा है, यहाँ पश्चिम विरोधी होने के बजाय गैर पश्चिम को महत्व दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो ब्रिक्स है दोस्तों, ब्रिक्स एक्चुअली जो दक्षिण दक्षिण सहयोग है, यानी कि जो दक्षिणी गोलार्ध में जो आते हैं और जो लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है जो पश्चिम की यानी यूएस के, इंग्लैंड के विरोधी नहीं है, लेकिन वो गैर पश्चिम को महत्व देते हैं। यानी हम वेस्टर्न कल्चर को जो है हमारे उसके इकोनॉमी हो गए, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है गए उसको हम कम महत्व देंगे और अपनी जो लोकल हमारा जो कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा महत्व देंगे। इस अर्थ में इसको देखा जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुध्रुवता का उदय। उभरती हुई विश्व व्यवस्था का अब एक ध्रुवीय या दो ध्रुवीय महाशक्तियों का वर्चस्व नहीं रहा, बल्कि स्वायत्तता का दावा करने वाली के प्रभावशील राष्ट्रों का इस पर आकार दिया जा रहा है। यानी कि देखेंगे कि पहले आप देखेंगे जब कोल्ड वॉर चल रहा था दोस्तों, विश्व में मोटे तौर पर दो ध्रुव थे, एक था यूएस और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। लेकिन अब दोस्तों समय आ गया है कि बहुध्रुवता हो, कोई एक कंट्री पे पोलराइजेशन ना हो, बहुध्रुवता हो। यानी कि देख सकते हैं कि एक तरफ भारत, एक तरफ चीन, एक प्रकार रूस, यूएस, इंग्लैंड अपने अपने
जो है अपने अपने क्षेत्र में बहुध्रुवता को प्रदर्शित करते हैं। तो आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते हैं रणनीतिक स्व सहायता का उदय। विदेश मंत्री एस जयशंकर के अनुसार विश्व स्व सहायता के युग की ओर बढ़ रहा है। विश्व हर क्षेत्र को अपना ध्यान स्वयं रखने की आवश्यकता है, चाहे वह भोजन, ईंधन, उर्वरक, वैक्सीन या तुरंत आपदा प्रतिक्रिया हो। तो आप इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों कि स्व सहायता का उदय होना चाहिए, ना कि हम गैर सहायता को एक प्रकार से महत्व दें। उसके बाद कहा गया दोस्तों उभरती विश्व व्यवस्था में भारत के लिए अवसर। भारत के लिए क्या क्या अवसर हो पाएंगे उसकी यहाँ पे बात की गई है कि जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं या जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो इमर्ज हो रहा है दोस्तों, उसमें भारत के लिए क्या अवसर उत्पन्न हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ बात की गई है। कहा गया है कि ग्लोबल साउथ की अभिव्यक्ति के रूप में भारत, सबसे पहले आप G20 देख लीजिए दोस्तों। G20 में ये इतने सारे आर्टिकल आए थे, उस टाइम एडिटोरियल आए थे कि ग्लोबल साउथ का आवाज़ बन रहा है भारत। भारत ग्लोबल साउथ के मुद्दे को G20 के मंच में उठा रहा है, वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सब इस प्रकार आप देख सकते हैं भारत का बहुलवादी व गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडल मौजूदा विश्व व्यवस्था के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। इसी आधार पर इसको समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए भारत में वसुधैव कुटुंबकम थीम के तहत G20 की मेजबानी की थी। भारत ग्लोबल साउथ का प्रत्येक मंच पर समर्थन करता है, विश्व मित्र बनने की आकांक्षा भी रखता है भारत। यही मैंने आपको बताया कि वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया ही हमारे परिवार के सदस्य हैं, पूरी दुनिया एक परिवार है, ऐसा समझा गया और G20 को उसकी थीम भी रखी गई। तो दोस्तों हम ग्लोबल जो साउथ है, ग्लोबल साउथ की एक आवाज़ बन सकता है इंडिया एक बोल सकते हैं दोस्तों एक नायक के रूप में उभर सकता है नई वैश्विक व्यवस्था में। तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आप इसमें देखेंगे कि असंतुलित बहुध्रुवीयता। संतुलित बहुध्रुवीयता में हम देखते हैं कि शक्ति का संतुलन बंटवारा वैश्विक स्तर पर एक ध्रुवीय प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है तथा सहयोगात्मक एवं लोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकता है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे ब्रिक्स हो गया, SCO हो गया, जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, क्वाड, G20 में भारतीय संतुलनकारी स्थिति को आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि मुद्दा आधारित सहयोग यानी कि खाद्य पदार्थ, तकनीक, जलवायु परिवर्तन आदि। यह सहयोग सुगठित व सक्षम मंचों के माध्यम से निभाया जा रहा है। कि आप देखेंगे G20 भारत ने उसका प्रतिनिधित्व किया था, यानी अध्यक्षता उसकी की थी। वहाँ पे खाद्य पदार्थों के जलवायु परिवर्तन का मुद्दा सामने निकल के आया था। उसके बाद आप देखेंगे उदाहरण के लिए बिम्स्टेक का कनेक्टिविटी और आपदा प्रबंधन फोरम, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को भी आप इस अर्थ में देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों हम डिजिटल और तकनीकी नेतृत्व। भारत कोविन, UPI और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, विभिन्न प्रकार के भारत के टूल है। कोविन, UPI, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसे प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल रूप से अग्रणी देशों की श्रेणी में आ गया है। यानी कि अब जो भारत है दोस्तों वो कोविन और UPI, आप जानते हैं बहुत सारे देशों का UPI और जो NPCI है दोस्तों, जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन और वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ भारत और कई देशों के अपने सहयोग चल रहे हैं। जैसे बांग्लादेश विभिन्न प्रकार से UPI वहाँ एक्सेप्टेड किया जाता है। तो इसको भी ये फैला सकते हैं। फिर जो DPI है दोस्तों, जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको आगे ले जाने का काम भारत कर सकता है। जलवायु कूटनीति। भारत हरित समृद्धि और जलवायु वित्त सुधार को भी बढ़ावा दे सकता है इस अर्थ में। उसके बाद आप देखेंगे कि ये इसके उदाहरण में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन, इसके एग्जाम्पल्स के रूप में आ जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे सांस्कृतिक और सभ्यतागत सॉफ्ट पावर। विभाजन विश्व में एकजुट करने वाली शक्ति के रूप में भारत के सभ्यतागत लोकाचार को बढ़ावा देना। यानी उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, भारतीय प्रवासी कूटनीति, आसियान देशों के साथ बौद्ध धर्म की कूटनीति, ये सॉफ्ट पावर में आता है दोस्तों। आप सभी जानते होंगे कि मृदु शक्ति सॉफ्ट पावर खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत काम आती है। जो भारत जिसका सदियों से दोस्तों उपयोग करता रहा है, जिस विधि का योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उसके लिए मनाया जाता है। उसके लिए प्रवासी की कूटनीति, जो इंडियन डायस्पोरा है वो बहुत सारे क्षेत्रों में रहती है, आसियान देशों के साथ बौद्ध धर्म, इसको कूटनीति के तौर पर इसको समझा जा सकता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हो दोस्तों कि भारत की भूमिका के समक्ष कुछ मौजूद चुनौतियां भी हैं।
उसकी चुनौतियों के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ जो हाईलाइट किया दोस्तों उसी को मैं बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। जो हाईलाइटेड नहीं है वो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसको देखता हूँ। देखिए, कह रहा है कि जलवायु न्याय के मामले में मतभेद, जलवायु वित्त और जिम्मेदारी पर विकसित और विकासशील देशों के बीच हमेशा मतभेद बना रहता है दोस्तों। जो डेवलपमेंट कंट्री है वो ये बोलते हैं कि विकसित देशों की, कि आपने बहुत समय पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन कर लिया था, तो आपने अधिक एमिशन किया है कार्बन का, तो आप अधिक उसके लिए फंड देंगे। ऐसा एक मतभेद हमेशा बना रहता है। जैसे आप COP 28 या 7 में देखेंगे, यहाँ पे लिखा है मैंने कि COP 27 में हानि और क्षति को जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसके बनने पे बहस होता है ना। तो विभिन्न प्रकार के जो बहस हैं वो दिखाई हमको देते हैं दोस्तों। उसके बाद भू राजनीतिक प्रतिद्वंदता और क्षेत्रवाद, वैश्विक संस्थाओं में क्षेत्रीय अनौपचारिक गठबंधनों को महत्व देने की ओर बदलाव से विभिन्न देशों के बीच आम सहमति का निर्माण कर पाना बहुत कठिन हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, राष्ट्रवाद और संरक्षणवाद आर्थिक अंतर्निर्भरता को कम करते हैं दोस्तों। आगे मैं बात करूंगा संरक्षणवाद क्या है। देखिए, अमेरिका चीन का व्यापार का जो युद्ध है, आप देखेंगे कि अमेरिका ने चीन पे लगाया था टैरिफ, वो भी 240% के आसपास टैरिफ लगा दिया था उसके जो एक्सपोर्ट है उस पर। उसके बाद यूपी संघ कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट, भारत द्वारा यूपीए संघ को किए जाने वाले निर्यात को महंगा कर दिया जाता है। तो ये एक्चुअली संरक्षणवाद की ही कैटेगरी में आता है, जो भी वैश्वीकरण, डी ग्लोबलाइजेशन की ओर ले जाता है, और इससे हमको अंततः हानि उठानी पड़ती है, जो हमारे चुनौती के रूप में इसको देख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अन्य चुनौतियां भी हैं। अन्य चुनौतियां हैं प्रतिस्पर्धी वैश्विक शक्तियों यानी कि US और चीन के साथ संबंधों को संतुलित करना, ज़मीनी स्तर पर कूटनीतिक उपस्थिति बढ़ाना, लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों का समाधान करना, क्षेत्रीय तनावों का भी प्रबंधन करना। जैसे सीमा विवाद में आप देख सकते हैं चाइना के साथ हमारा सीमा विवाद बना रहता है, पाक के साथ, और कभी कभी तो बांग्लादेश के साथ भी हमारे बने रहते हैं क्षेत्रीय तनाव। और आप देख सकते हैं मालदीव के साथ हमारे क्षेत्रीय तनाव थे कुछ समय पहले। और उसके बाद आप देखेंगे कि चीन के साथ, बांग्लादेश और विभिन्न प्रकार के पाक के साथ भी हमारे कुछ क्षेत्रीय तनाव बने रहते हैं। तो इस अर्थ में आप देख सकते हैं कि भारत के पास निम्नलिखित चुनौतियां हैं, जो उसके उभरने में कहीं ना कहीं किसी न किसी हद पे वो देख सकते हैं दोस्तों, इसमें चुनौतीपूर्ण वो रहता है। तो इसके बाद हम अगले कुछ इंफोग्राफिक की बात करते हैं। इंफोग्राफिक में क्या बात की गई है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। कह रहा है कि उभरती विश्व व्यवस्था में वैश्विक एजेंडा का प्रबंधन किस प्रकार हो या उसका प्रबंधन कैसे किया जाता है उसके बारे में बात की गई है। देखिए, विविधता को अपनाना, इसमें कहा गया है दोस्तों कि विविध दृष्टिकोणों को महत्व देना और उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, विविध दृष्टिकोणों को। उसके बाद बहुपक्षीय समूहों का पोषण, विविध दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए बारी बारी से सभी को नेतृत्व दिया जाना चाहिए। जैसे कि कोई संगठन है, निवेदन संगठन, उसमें बारी बारी से दोस्तों नेतृत्व दिया जाए, उसको रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए। उसके बाद अलग अलग समूहों को प्रोत्साहित करना, विभिन्न समूहों को विशिष्ट मुद्दों पर नेतृत्व करने के लिए भी प्रोत्साहित करना, जैसे मैंने ऊपर में आप सभी को बताया। उसके बाद विविध तरीके से तैयार करना, अलग अलग मुद्दों के लिए विविध दृष्टिकोण तैयार करना, जटिलताओं को स्वीकार करना, वैश्विक मुद्दों की जटिल प्रकृति को स्वीकार करना और समझना, मुद्दों को अलग अलग करना, संघर्षों को बढ़ने से रोकने के लिए मुद्दों को अलग करना। आप देख सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के मुद्दे हैं दूसरे, जैसे आर्थिक मुद्दे हो गए, सीमा संबंधी मुद्दे हो गए, तो आर्थिक जो मुद्दे हैं उसको आप अलग रखिए, ताकि जो संघर्ष है वो संघर्ष कम से कम हो सके और हम आपसी जो मतभेद है उसको कम कर सकें। मंचों का विकेंद्रीकरण, प्रभुत्व से बचने के लिए वार्ता मंचों का भी वितरण किया जाना चाहिए। निष्कर्ष है दोस्तों, निष्कर्ष इसके क्या है, जो हम एक नई जो वैश्विक व्यवस्था देख रहे हैं उसके क्या निष्कर्ष हो सकते हैं दोस्तों, हम कौन सी राह में आगे बढ़ सकते हैं, उसको कैसे स्वयं अप कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे नई विश्व व्यवस्था उभर रही है, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधों, व्यवहारों और सिद्धांतों की नई परिभाषा जन्म ले रही है। इसलिए भारत को निष्पक्ष, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार वैश्विक नियमों, संस्थानों के निर्माण का नेतृत्व करके अपनी बहुध्रुवी विजन में कार्य करना चाहिए और इसके लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों आज का ये आर्टिकल ख़त्म होता है। हम अगले
अपनी न्यूज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला कहता है दोस्तों अंतर्मुखी विकास रणनीतियाँ, यानी कि जो इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज़ है उसके बारे में यहाँ बात की गई है दोस्तों। यहाँ ये सुर्खियों में क्यों था? सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि जो यूएस है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पारस्परिक प्रशुल्क यानी जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसकी योजना की शुरुआत की। इसके तहत अमेरिका ने सभी आयातों पर 10% का बेसलाइन टैरिफ यानी प्रशुल्क लगाया है और अमेरिका के साथ व्यापार अधिशेष वाले देशों पर उच्च टैरिफ लगाने की योजना बनाई है। आप देखते हैं कि जो यूएस में जितने भी दोस्तों बाहर के देश जो हैं वो करते हैं, निर्यात करते हैं और यूएस आयात करता है, उसमें 10% का दोस्तों टैरिफ लगाया गया है। इसी को हम पारस्परिक शुल्क यानी कि अंतर्मुखी विकास रणनीतियाँ अपने जो संरक्षणवादी जो रणनीति है, जो उपागम है, उसके बारे में आप देख सकते हैं और उसी के अंतर्गत ही यूएस ने ये सारे जो टैरिफ्स हैं, बेसलाइन टैरिफ, वो लगाने की कोशिश की है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यह कदम पहले की बहुमुखी यानी आउटवर्ड ओरिएंटेड नीतियों से हटकर अंतर्मुखी विकास रणनीतियों की ओर बदलाव का संकेत करता है। यह डी ग्लोबलाइजेशन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि डी ग्लोबलाइजेशन क्या है। डी ग्लोबलाइजेशन की व्यापक प्रवृत्ति को दर्शाता है और इसे विशेष रूप से अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध, जो ट्रेड वॉर है दोस्तों, कुछ समय से ट्रेड वॉर चल रहे हैं यूएस और चीन के बारे में, चीन के बीच, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसमें कह रहा है दोस्तों कि चीन द्वारा रणनीतिक आधार पर जर्मेनियम जैसे दुर्लभ भू धातुओं पर लगाया गया निर्यात जो नियंत्रण होता है वो अंतर्मुखी विकास के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखें कि भारत की रणनीतियाँ जैसे मेक इन इंडिया उत्पादन, इसे संबंध प्रोत्साहन, जो पीएलआई है दोस्तों, प्रोडक्ट जो आप समझ सकते हैं कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन और पीएलआई, इसका फुल फॉर्म मैं एकदम भूल गया हूँ वरना मैं बताना चाह रहा था। उसके बाद देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसको आप देख सकते हैं, ये भी भारत की अंतर्मुखी विकास रणनीतियों के अंतर्गत ही आता है दोस्तों। और जो चीन जो जर्मेनियम जैसे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसके निर्यात में नियंत्रण कर देता है, वो भी आपके जो समझ सकते हैं कि अंतर्मुखी विकास रणनीति के अंतर्गत आता है। हम दोस्तों अंतर्मुखी विकास रणनीतियों की बात करते हैं, उसके बाद इसकी परिभाषाओं पर ध्यान देते हैं। कह रहा है कि अंतर्मुखी विकास रणनीति का फोकस स्वदेशी कच्चे माल, घरेलू बाजार की आवश्यकताओं पर आधारित उत्पादन पर होता है। यह रणनीति स्थानीय उद्योगों को संरक्षण देने, बाहरी निर्भरता को कम करने वाली नीतियों के माध्यम से घरेलू आर्थिक विकास की भी प्राथमिकता देता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो स्वदेशी कच्चा माल है और घरेलू बाजार है उसकी आवश्यकताओं पर अधिक बल देता है और उसके उत्पादन को अधिक से अधिक करना चाहता है और स्थानीय जो उद्योग हैं दोस्तों उसको संरक्षण देना चाहता है। जैसे मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो भारत में आप देखेंगे दोस्तों विभिन्न प्रकार के जो कुटीर उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, और उसको संरक्षण देने के लिए भारत भी जो आयात करता है उस पर टैरिफ लगाता है दोस्तों, जो प्रशुल्क लगाता है। अगर प्रशुल्क को कम कर देते हैं तो वो अधिक से अधिक आयात हो जाएगा और यहाँ दोस्तों डंपिंग हो जाएगी, हमारी डंपिंग हो जाएगी। तो इससे जो हमारे यहाँ लोकल उद्योग हैं उनको, उनके जो दोस्तों आप समझ सकते हैं, जो इसको उत्पादन है वो गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। गैर प्रतिस्पर्धी होंगे तो उनके जो माल है वो अच्छे से अच्छे कीमत में बिकेंगे नहीं, तो आप देखेंगे कि उनको जो हतोत्साहित हो जाएंगे दोस्तों उत्पादन के लिए। तो ये हर देश किसी न किसी मात्रा में टैरिफ का उपयोग करता है अपने घरेलू जो उद्योग हैं, स्थानीय उद्योग हैं, उसको संरक्षण देने के लिए। तो आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं। ये ऐसी नीतियाँ होती हैं जिनमें घरेलू संसाधनों पर आधारित होकर तथा विदेशी व्यापार, निवेश, तकनीकी निर्भरता को कम कर घरेलू उत्पादन, आत्मनिर्भरता और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ावा देती है। मैंने आपको एग्जैक्ट यही चीज़ समझाई दोस्तों। और भारत में भी मैं एक चीज़ और यहाँ पे समझा देता हूँ कि भारत भी ऐसे ही करता है दोस्तों। आप पीएलआई योजना देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत योजना देखेंगे तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। यहाँ मैं एक बार और हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ देखिए, भारत की रणनीतियाँ मेक इन इंडिया, उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन, आत्मनिर्भर, और चीन भी जैसे जर्मेनियम के गैर दुर्लभ धातुओं पर निर्यात भी नियंत्रण ये करता है दोस्तों। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए बाहर के आयातों से लगभग सभी देशों द्वारा ये अपनाया जाता है, कुछ कम कुछ अधिक, लेकिन अपनाया दोस्तों सभी देशों द्वारा जाया जाता है। उसके बाद देखेंगे उसकी उत्पत्ति, विविध देशों ने ऐतिहासिक रूप से अलग अलग समय रणनीतियों का अपनाया।
प्रथम विश्व युद्ध में आर्थिक महामंदी के बाद लैटिन अमेरिका के देशों ने आर्थिक संकटों से निपटने के लिए अंतर्मुखी विकास रणनीतियों की ओर रुख किया था, है ना। देखिए, अब जो लैटिन अमेरिका है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद महामंदी जो आई थी, उसके बाद आर्थिक संकटों से निपटने के लिए अपने स्थानीय जो उद्योग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया था और कुछ मात्रा में टैरिफ की वो जो दर है उसको बढ़ाई गई थी। स्वतंत्रता के बाद औपनिवेशिक शोषण के अनुभव, आर्थिक स्वायत्तता की इच्छा से भारत सरकार ने घरेलू उद्योगों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए मजबूत संरक्षणवादी रुख अपनाया था। भारत भी, मैंने आपको बताया कि भारत ने भी टैरिफ लगाई थी कुछ मात्रा में, तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आपने देखा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने भी संरक्षणवादी रुख अपनाया था अपनी आर्थिक स्वायत्तता को और अपने घरेलू जो उद्योग हैं उनको संरक्षण देने के लिए। उसके बाद देखें दोस्तों कि विकास संबंधी रणनीतियाँ, आंतरिक और बाह्य अवलोकन इसके किया जाना जरूरी है। बाह्य अवलोकन यानी जो बहुमुखी जो हमारे उपागम है, और आंतरिक यानी कि आंतरिक जो अप्रोच हमारा होता है, जो अंतर्मुखी हम उपयोग करते हैं, उसके बारे में यहाँ कुछ अवलोकन की रणनीति बताई गई है और उसी के बीच अंतर भी बताया है दोस्तों कि दोनों में मुख्यतः अंतर क्या होता है, उसकी यहाँ बात की गई है। देखिए दोस्तों, जो अंतर्मुखी है यानी जो यूएस अभी कर रहा है उसको, उसमें डीग्लोबलाइजेशन होने का खतरा होता है दोस्तों। इसकी व्यापक प्रकृति होती है, क्योंकि आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन वही है जो विभिन्न देशों के बीच वस्तु एवं जो सेवाएं हैं उसका आदान प्रदान होता है, खरीद फरोख्त होती है, उसको हम ग्लोबलाइजेशन के वैश्वीकरण के रूप में मानते हैं। लेकिन दोस्तों, जो अंतर्मुखी जो उपागम है ये डीग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा सपोर्ट करती है, यानी कि अपना जो संरक्षणवाद है इसको अधिक दोस्तों ये सहायता प्रदान करता है। और जो घरेलू उद्योग हैं, जो स्थानीय उद्योग हैं, उनको अधिक वो प्रोत्साहित करने का काम करता है। और उसके बाद आप देखेंगे सुरक्षात्मक उपायों के माध्यम से स्थानीय उद्योगों का समर्थन। मैंने वही बताया आपको, घरेलू नौकरियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना, क्योंकि अगर विदेशी प्रतिस्पर्धी होंगे दोस्तों तो विदेशों से आयात किए गए सेवाएं हैं और विभिन्न प्रकार से जो वस्तु हैं वो घरेलू नौकरियां हों या रोजगार हों उस पर उसको प्रतिस्थापित करना चाहेंगे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि इसको आंतरिक जो है अंतर्मुखी जो अप्रोच है दोस्तों, जो इनवर्ड अप्रोच है उसको उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि घरेलू उत्पादकों को बचाने के लिए टैरिफ और सब्सिडी का उपयोग करना, ये भी एक अंतर्मुखी उपागम के तौर पे हम इसको देख सकते हैं दोस्तों, कि विभिन्न प्रकार के जो वो हैं, विभिन्न प्रकार के यानी कि जो प्रशुल्क हैं, टैरिफ्स हैं, उनको सब्सिडी या जो लगाया जाता है उसको घरेलू उत्पादकों को उसमें बचाया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए विदेशी प्रतिस्पर्धा को सीमित करना, लगभग वही बात की गई है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि आत्मनिर्भरता पर जोर देना, आयात निर्भरता को कम करना। वहीं मैंने आपको बताया कि मेक इन इंडिया, जैसे भारत का देखेंगे आप, मेक इन इंडिया दोस्तों, ये भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देती है, भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, ये भी भारत का संरक्षणवादी नीति के तहत ही आता है। आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकरण पर ध्यान केंद्रित करना, व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा बहिर्वाह है उसको भी कम करने का लक्ष्य इसमें किया जाता है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे हम बाह्य जो हमारे जो बहुमुखी हैं दोस्तों, यानी कि जो बाह्य अवलोकन रणनीति है उसके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। वैश्वीकरण के साथ एकीकृत रहना, यानी कि आप देखेंगे कि जो वैश्वीकरण दोस्तों, एक देश से दूसरे के देश अगर वस्तु सेवाएं जाएंगी यहाँ से इधर इस देशों में आएंगी तो ये वैश्वीकरण को बढ़ावा देगा जो चला आ रहा है। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि जो आंतरिक अवलोकन जो रणनीति है वो हमारा डीग्लोबलाइजेशन को, यानी जो वी जो औद्योगिकरण समझ सकते हैं या वी वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। और इसके बाद देखेंगे मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना और व्यापार बाधाओं को दूर करना। इसको आप इस अर्थ में देख सकते हैं दोस्तों कि जो मुक्त व्यापार यानी जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दोस्तों उसको बढ़ावा मिलता है इसमें, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच आयात और निर्यात होता है। उसके बाद आप देखेंगे समृद्धि के उत्प्रेरक के रूप में विदेशी निवेशक का स्वागत करना,
घरेलू अर्थव्यवस्था के वैश्विक एकीकरण को बढ़ावा देना। मैंने आपको बताया, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वैश्विक एकीकरण जो इंटीग्रेशन है उसको बढ़ावा देता है, प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आर्थिक दक्षता को प्राथमिकता देता है, ज्ञान हस्तांतरण के माध्यम से तकनीकी नवाचार को सुविधाजनक बनाता है, निर्यातोन्मुखी औद्योगिकरण को अपनाना, यानी कि इसमें निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे वैश्विक बाजारों में तुलनात्मक लाभ की तलाश करना, यानी प्रतिस्पर्धी बनाना, अपने आगे लेके जाना, मुख्यतः इसमें यही बात की गई है। आगे की स्लाइड में बात करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ये आप इसको चार्ट्स को देख सकते हैं। ये चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने कुछ जो इंपॉर्टेंट किए हैं मैं उन्हीं की यहाँ पे बात कर देता हूँ। देखिए, घरेलू विनिर्माण से संबंधित रोजगार को पुनर्जीवित करना और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो अंतर्मुखी नीतियां हैं आयात प्रतिस्थापन और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देती है। मैंने आपको बताया जो स्थानीय आपके उत्पादन हैं, आपके जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा देती है, जिसमें रोजगार सृजन के अवसर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि रक्षा मंत्रालय ने रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 5 सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां जारी की हैं। इनके तहत कुछ निर्धारित वस्तुओं को केवल भारतीय उद्योगों से ही प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है दोस्तों। 5 ऐसे सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियां हैं जिसको सिर्फ भारत के ही उद्योगों से प्राप्त किया जाएगा दोस्तों, ना कि जो बाहर से आयात किया जाएगा। उसके बाद जर्मनी का देखिए, इसमें कहता है कि राष्ट्रीय औद्योगिक रणनीति 2030 में घरेलू विकास और संरक्षण के लिए 10 रणनीतिक क्षेत्रों को विशेष रूप से लक्षित किया गया है। मैंने आपको बताया दोस्तों कुछ न कुछ संबंधों में सभी देश जो हैं वो टैरिफ का उपयोग करते ही हैं, क्योंकि ये जो संरक्षणवाद है जो अपने स्थानीय उद्योगों को बचाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रूप से सामने आता है। उसके बाद आप देखेंगे व्यापार असंतुलन का समाधान करना। जो राष्ट्र हैं अक्सर आर्थिक और तकनीकी रूप से उन्नत प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ अपने उद्योगों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए टैरिफ एवं गैर टैरिफ बाधाओं का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए भारत सरकार ने रक्षा बजट का 75% हिस्सा घरेलू कंपनियों से खरीद करने के लिए आरक्षित किया है दोस्तों। और जर्मनी ने भी 10 सूचियां बनाई हैं जो केवल उनके घरेलू उद्योगों से ही उसको प्राप्त किए जाएंगे। तो लगभग हर देश जो है इसका उपयोग करता है दोस्तों और अपने उद्योगों के संवर्धन के लिए कार्य करता है। उसके बाद आप देखिए, ये चीज़ें लगभग आप सभी समझ चुके हैं, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा जो मैंने हाईलाइट किए हैं उसी के बारे में। देखिए, अंतर्मुखी जो विकास रणनीति है तो संभावित नकारात्मक प्रभाव कैसा हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा। जैसे कि देखिए, उपभोक्ताओं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, जैसे दोस्तों आप टैरिफ लगाएंगे, आयात आपको बढ़ेगा, तो संरक्षणवादी नीतियों के कारण अक्सर उत्पादन लागत में वृद्धि होती है दोस्तों। जो फैक्टर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट जो है दोस्तों वो बढ़ जाएगा। और फैक्टर कॉस्ट किस पे अप्लाई किया जाता है दोस्तों, वो अंततः उपभोक्ता जो कंजम्पशन करते हैं दोस्तों, अंतिम उपभोक्ता उस पर आरोपित कर दी जाती है, जिसके कारण घरेलू बाजारों से कीमतें बढ़ जाती हैं और अंततः उपभोक्ताओं को उसका लाभ उठाना पड़ सकता है, जिसके कारण उसके जो पीपीपी है दोस्तों, यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी और बोल सकते हैं क्रय शक्ति क्षमता उसको प्रभावित होती है। उसके बाद दक्षता में कमी, उत्पादन को वापस अपने देश रीशोरिंग और सहयोगी देशों फ्रेंडशोरिंग में ले जाने का उद्देश्य भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर निर्भरता को कम करना है, लेकिन इसे अवसंरचना का दोहराव होता है और दक्षता में भी कमी आती है। देखिए, अवसंरचना का दोहराव और इसमें दक्षता में भी कमी आने का खतरा लगातार बना रहता है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विखंडन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे जटिल व बहुदेशीय इनपुट पर निर्भर उद्योगों को कमजोर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के कारण देरी, उच्च लागत, नवाचार में कमी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला दोस्तों उसका विखंडन हो जाता है। और आप जानते हैं कि जो आपूर्ति श्रृंखला है, विभिन्न देशों के पास संसाधन होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं, आयात निर्यात करते हैं। इस कारण इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए उसको आपको उच्च लागत जो है वो आपको सहन करना पड़ सकता है और नवाचार की कमी भी देखी जा सकती है। उसके बाद व्यापार तनाव और व्यापक युद्धों में वृद्धि, संरक्षणवादी रणनीतियाँ अक्सर व्यापक भागीदार में जवाबी कार्रवाई को बढ़ावा देती हैं दोस्तों। जैसे आप सुने होंगे यूएस ने टैरिफ लगाया चीन पे, तो चीन भी तो टैरिफ लगाया यूएसए पे, तो इस प्रकार इसको देख सकते हैं।
व्यापार गुटों और द्विपक्षीयता का उदय। जैसे जैसे बहुपक्षवाद कमजोर होता जा रहा है, विश्व के अलग अलग देशों तेजी से क्षेत्रीय व्यापक गुटों में व्यापार गुटों और द्विपक्षीय समझौतों को रुख कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके गुट जो बनने लगते हैं वो भी इसके नकारात्मक प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। ये देखिए, खंडित व्यापार परिवेश लघु या विकासशील देशों को बाहर कर सकता है, क्योंकि दोस्तों जो लघु है दो देश हैं और जो विकासशील देश हैं दोस्तों, उसके पास अपने रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास अपने संसाधन नहीं है, तो वो तो आयात ही करेगा दूसरे कच्चे माल का। लेकिन आपने अंतर्मुखी विकास रणनीति अपनाई है ना। अंतर्मुखी में आप जो आयात है उस पर आप घोर टैरिफ लगाना चाहेंगे, और जब आप टैरिफ लगाना चाहेंगे तो आपके जो घरेलू जो स्थानीय आपके उद्योग हैं वो कुछ न कुछ मात्रा में उच्च जो कच्चे माल हैं उसके लिए नवाचार के लिए प्रभावित तो होंगे। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि अंतर्मुखी जो विकास रणनीतियाँ हैं पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। मैं आपके निष्कर्ष में भी ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये किस हद तक हमको इस जो उपागम है यानी जो अप्रोच है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, अंतर्मुखी रणनीतियाँ कमजोर उद्योगों की रक्षा, आर्थिक संप्रभुता सुनिश्चित तो करती है, किंतु वे उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक दक्षता में कमी, उच्च कीमतों का कारण जो मैंने आपको बताया ऊपर। उसके बाद अंतर्मुखी रणनीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए आमतौर पर घरेलू उत्पादक क्षमता, तकनीकी क्षमता और मानव पूंजी को विकास बढ़ाने के पूरक नीतियों की आवश्यकता होती है। आपने दोस्तों अपना लिया अंतर्मुखी जो रणनीति है उसको, लेकिन ये आपके आर्थिक संप्रभुता को तो सुनिश्चित कर पाएगी, उद्योगों की रक्षा कर पाएगी, लेकिन दोस्तों घरेलू उत्पादक की क्षमता, तकनीकी क्षमताएं जो हैं और मानव पूंजी विकास है उसकी पूरक रणनीतियों को भी आपको आवश्यकता पड़ेगी। जब तक आप इन विभिन्न प्रकार की जो नीतियाँ नहीं अपनाते उसके बाद उसके बजाय आप अब ये समझ सकते हैं कि जो दोस्तों लिमिटेड या सीमित तौर पे जो रणनीतिक क्षेत्रों में ही आप चयनात्मक संरक्षणवाद को अपनावा दें। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है, यहाँ जो लिखा है उसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि रणनीतिक क्षेत्रों में ही चयनात्मक संरक्षणवाद को अपनावा दें, यानी कि यही अंतर्मुखी हो, ना कि सभी क्षेत्रों में हो। अगर आप सभी क्षेत्रों में होंगे तो आप आर्थिक संप्रभुता तो सुनिश्चित कर पाएंगे, उद्योगों का रक्षा तो कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों इसमें आर्थिक दक्षता की कमी भी होती है, उच्च कीमतों का कारण भी बन सकती है। ये इसके सफल कार्यान्वयन के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको घरेलू उत्पादक जो क्षमता है वो बढ़ानी चाहिए, जो तकनीकी क्षमता है वो बढ़ाई जानी चाहिए, मानव पूंजी के विकास पे बल दिया जाना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छा एग्जाम्पल दोस्तों यूएस है। यूएस के पास तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसके बाद देखेंगे कि आप रिसोर्सेस हैं, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल भी है दोस्तों। ह्यूमन कैपिटल है तो यूएस तो कर पा रहा है, लेकिन आप ऐसा सोचेंगे कि ये इंडिया कर पाएगा? नहीं, क्योंकि इंडिया में कुछ मात्रा में अवसंरचनाओं की कमी है, उत्पादक क्षमता कम है, तकनीकी क्षमताएं उतनी उन्नत प्रकार की हमारे पास नहीं है, अभी हम मानव पूंजी का विकास बेहतर तौर पे अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों हम आगे के जो हमारे न्यूज़ है उसके बारे में। हम आगे बात करेंगे सिंधु जल संधि के बारे में। दोस्तों अभी पाकिस्तान और इंडिया का अभी जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसमें जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बहुत चर्चाओं में थी, तो उसी के बारे में आप देख सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 1960 में की गई जो सिंधु जल संधि है उसको तत्काल प्रभाव से दोस्तों स्थगित निलंबित कर दिया है। देखेंगे कि निलंबन शब्द अस्थायी निष्क्रियता या स्थगन की स्थिति को दर्शाता है, हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून के तहत कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अवधारणा नहीं है। ये देखिए, यहाँ पे ना तो सिंधु जल संधि और न ही वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969 इसकी मैं बात करूंगा। किसी संधि के दायित्व को रोकने या स्थगित करने के लिए निलंबन को एक वैध आधार के रूप में स्वीकार करता है, यानी कि ये नहीं करता है, ऐसा इसमें कहा गया है दोस्तों। देखिए क्या होता है वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज, इसके बारे में मैं बात करता हूँ। उसमें कहा गया दोस्तों कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो राष्ट्रों के बीच होने वाली संधियों से जुड़े सिद्धांतों और इस प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है तथा यह उन प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को विधिवत रूप देता है जो सरकारों के बीच समझौते के गठन, व्याख्या और क्रियान्वयन को नियंत्रित करते हैं। इसलिए आमतौर पर संधियों पर संधि के रूप में इसको जाना जाता है दोस्तों, कि इसको संधियों पर संधि कहा जाता है, ट्रीटीज ऑन ट्रीटीज कहा जाता है, ट्रीटी ऑन ट्रीटीज। इसमें समझौतों का गठन, व्याख्या, क्रियान्वयन
उसको नियंत्रित करता है और विभिन्न प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं उसको स्पष्ट करने का कार्य करता है दोस्तों। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में एक तरफा निलंबन की अनुमति देने वाला कोई प्रावधान नहीं है, ये आप ध्यान में रखिएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के अनुच्छेद 12(4) में कहा गया है कि यह संधि तब तक प्रभावी बनी रहेगी जब तक इसे किसी विधिवत अनुमोदित नई संधि के माध्यम से औपचारिक रूप से समाप्त नहीं कर दिया जाता दोस्तों। अब हम सिंधु जल संधि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। यह 1960 में भारत और पाकिस्तान के मध्य हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल का भारत और पाकिस्तान के बीच इसमें बंटवारा किया जाता है दोस्तों। बंटवारा कैसे किया जाता है आपको मैं बताता हूँ। देखिए, आप सभी जानते होंगे कि दो नदी, जो एक नदी है पंचनद नदी जिसके नाम से जानते हैं, एक होती है दोस्तों पूर्वी नदी और एक होती है दोस्तों पश्चिमी नदी। पूर्वी नदी में हम जानते हैं कि इसमें रावी, व्यास और सतलज आता है, और इसमें आता है दोस्तों सिंधु और जो झेलम हो गया, झेलम और उसके बाद जो चिनाब है वो आता है दोस्तों। लेकिन जो पूर्वी नदियां हैं यानी रावी, व्यास और सतलज, भारत इन नदियों का जल बिना किसी रोक टोक के उपयोग कर सकता है। लेकिन जो पश्चिमी नदियां हैं यानी सिंधु, झेलम, चिनाब, इन नदियों का जल पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। हालांकि भारत को विशिष्ट गैर उपयोग यानी कि नौवहन, बाढ़ सुरक्षा, बांध नियंत्रण, घरेलू उपयोग, कृषि उपयोग, जल विद्युत उत्पादन से संबंधित गतिविधियों की इजाज़त मिली हुई है। लेकिन वो पूर्वी नदियों में यानी रावी, व्यास, सतलज में बिना किसी रोक टोक के पानी उपयोग कर सकता है। देखिए, संधि के अनुच्छेद 3(1) के अनुसार भारत पर यह दायित्व है कि वह पश्चिमी नदियों के जल के प्रवाह को पाकिस्तान में बहने देने के लिए बाध्य है। देखिए दोस्तों, उसके बाद आता है डेटा का आदान प्रदान। संधि के तहत जल प्रवाह और उपयोग के संबंध में दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से जानकारी का आदान प्रदान किया जाता है। यानी कि जो आदान प्रदान है दोस्तों डेटा के अनुसार ही यहाँ पे भी काम होता है, तो डेटा का आदान प्रदान भी दोनों पक्षों के थ्रू करने का प्रावधान वहाँ पे किया गया है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, कुछ इशू आ गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो विवाद के समाधान यानी विवाद समाधान तंत्र भी यहाँ स्थापित किया गया है। वो 3 चरणीय विवाद समाधान तंत्र है, उसके बारे में बात करता हूँ। पहला चरण कहता है दोस्तों कि स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना या संधि की व्याख्या, उससे उल्लंघन से संबंधित कुछ संदेह हो, विवाद हो, इसे हल करने का प्रयास करता है दोस्तों। इसके बाद देखिए, संधि के संचालन से जुड़े संवाद के लिए दोनों देशों में से एक आयुक्त के साथ एक PIC यानी परमानेंट इसको इंडस कमिश्नर यानी परमानेंट इंडस कमिश्नर के रूप में इसको देख सकते हैं, उसकी नियुक्ति की जाती है। PIC को नियमित रूप से वर्ष में कम से कम एक बार बारी बारी से भारत और पाकिस्तान में करना आवश्यक किया गया है दोस्तों। उसके बाद आप चरण 2 में देखेंगे तटस्थ विशेषज्ञ। यदि PIC में किसी तकनीकी विवाद पर सहमति नहीं बन पाती है तो मामला तटस्थ विशेषज्ञ के पास भेजा जाता है। इसका निर्णय जो है वो बाध्यकारी होता है दोस्तों। चरण 2 में तटस्थ विशेषज्ञ आते हैं, लेकिन चरण पहले में स्थायी सिंधु आयोग की कल्पना की गई है। उसके बाद देखेंगे, लेकिन तटस्थ जो विशेषज्ञ है दोस्तों यानी जो न्यूट्रल एक्सपर्ट है, उसकी जो नियुक्ति है विश्व बैंक करता है। विश्व बैंक क्यों करता है? मैंने आपको बताया कि विश्व बैंक ही है दोस्तों, जो विश्व बैंक ही है जो इन दोनों की मध्यस्थता जिसने की थी। उसके बाद चरण 3 में देखेंगे, चरण 3 कहता है मध्यस्थता न्यायालय। यदि कोई तटस्थ विशेषज्ञ विफल रहता है दोस्तों तो विवाद COA के पास जाता है, यानी जो मध्यस्थता न्यायालय है उसके पास जाता है। उसमें होता क्या है, यह आमतौर पर 7 सदस्यों वाला अस्थायी मध्यस्थता अधिकरण होता है, जो अपनी प्रक्रियाओं निर्णयों का निर्धारण बहुमत के आधार पर करता है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि सिंधु जल संधि जो निलंबन है उसके संभावित प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं दोनों देशों के ऊपर। उसके बाद दोनों देशों को देखते हैं कि भारत के लिए और उसके बाद पाकिस्तान के लिए दोस्तों। भारत के लिए इसके आप समझ सकते हैं कि एक जिम्मेदार अंतर्राष्ट्रीय पक्षकार के रूप में विश्वसनीयता कम हो सकती है, क्योंकि आपने एक अंतर्राष्ट्रीय जो संधि है उसको आपने उसकी विश्वसनीयता उस पर नहीं दिखाई, तो भारत की भी जो विश्वसनीयता है दोस्तों जो संदेह के घेरे में आ सकती है।
पारिस्थितिकी असंतुलन, नई अवसंरचना। अगर आप पानी रोकेंगे दोस्तों तो आपको डैम बनाने पड़ेंगे, बांध बनाने पड़ेंगे, नई अवसंरचनाएं, परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी, जिसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है, भूकंपीय रूप से संवेदनशील जो सिंधु बेसिन है उसमें नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होंगे। उसके बाद आप देखेंगे जल संसाधनों का शस्त्रीकरण। ब्रह्मपुत्र के संबंध में चीन द्वारा यही रणनीति अपनाई गई थी, यानी कि जो वाटर रिसोर्सेज है दोस्तों उसका वेपनाइजेशन जैसी बात हो जाएगी, सशस्त्रीकरण जैसी बात हो जाएगी। उसके बाद पाकिस्तान के बारे में दोस्तों इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। क्योंकि देखिए दोस्तों वहाँ की कृषि आप चाहे समझे या विभिन्न प्रकार के जितने भी वहाँ पे क्रियाकलाप होते हैं दोस्तों वो अधिकतर सिंधु जल नदी के आसपास ही या उसके जल के कारण ही होते। देखिए खाद्य सुरक्षा, विश्व बैंक की रिपोर्ट आती है दोस्तों, उसमें कहा गया है कि 80% से अधिक खाद्य फसलों की सिंचाई करता है कौन? सिंधु नदी जल तंत्र। जल की आपूर्ति में व्यवधान से गंभीर खाद्य सुरक्षा भी उत्पन्न पाकिस्तान में हो सकती है। अब देखिए अर्थव्यवस्था में गेहूं, धान और कपास की खेती मुख्य रूप से सिंधु नदी तंत्र पर ही निर्भर है और पाकिस्तान इसका मुख्यतः निर्यात भी करता है गेहूं, धान, कपास का। 2022 में 4.8 बिलियन ऑफ अमेरिकी डॉलर्स इसको प्राप्त हुए थे निर्यात करके। उसके बाद देखेंगे जल की कमी से निर्यात और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है पाकिस्तान के, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये आंकड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बिजली और जल की कमी, पाकिस्तान की 1/3 बिजली जल विद्युत से आती है और पाकिस्तान पहले से ही जल की कमी से ग्रस्त देश है दोस्तों। देखिए 1/3 बिजली जो है वो इंडस जो वाटर ट्रीटी है उसके अंतर्गत उसमें जो सिंधु जल नदी तंत्र है दोस्तों उससे आती है और इसको जल की कमी हो गई तो ऐसे भी पाकिस्तान में जल की कमी रहती है दोस्तों, तो अपनी 1/3 जो बिजली है वो नहीं बना पाएगा, उसके कारण बिजली उत्पादन और जल उपलब्धता की समस्या उसको बढ़ सकती है और सूखा जैसी स्थिति वहाँ पे आ सकती है दोस्तों पाकिस्तान में। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इसलिए इस कारण भी पाकिस्तान सुधरता नहीं है, तो उसकी गलती है। अब इसको भारत ने एक कठिन एक्शन लिया है तो उसको समझना पड़ेगा। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी से संबंधित मुद्दे क्या हैं? भारतीय बांधों पर पाकिस्तान की आपत्तियाँ। आप देखेंगे किशन गंगा जो झेलम पे है, रतले चेनाब बांधों पर पाकिस्तान के द्वारा आपत्ति जताई गई है। विवाद समाधान तंत्र का पालन न करना, भारत की किशन गंगा जल विद्युत परियोजना पर पाकिस्तानी तटस्थ विशेषज्ञ तंत्र को दरकिनार करते हुए हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में चले गए दोस्तों। देखिए ये है तीसरा चरण दोस्तों और ये है दूसरा चरण, लेकिन पाकिस्तान ने दूसरे चरण को बाईपास कर तीसरे चरण में चला गया दोस्तों सीधा। तो ये पाकिस्तान को जो समाधान तंत्र है दोस्तों, विवाद समाधान तंत्र उसको ओवरटेक करता हुआ प्रतीत होता है। पाकिस्तान हर चीज़ ओवरटेक करता हुआ प्रतीत होता है बाय द वे। तो आप इसको देखें दोस्तों, ये जैव विविधता पर प्रभाव किस प्रकार पड़ेंगे उसको मैं बात करता हूँ। शाहपुर कंडी रावी उज रावी परियोजना रावी के प्रवाह को बदल सकती है, इससे सिंधु नदी डॉल्फिन जो है दोस्तों उनका पर्यावरण भी प्रभावित हो सकता है। आप जानते हैं जो डॉल्फिन नदी है, इरावदी डॉल्फिन नदी, सिंधु नदी डॉल्फिन, गंगा नदी डॉल्फिन, ये सारे डॉल्फिन हैं दोस्तों, वो उनके पर्यावरण पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों जलवायु परिवर्तन की। जलवायु परिवर्तन में कहता है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में 2021 में भारत की जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने सिंधु नदी पर जो जलवायु परिवर्तन है यानी जो प्रदूषण है उसके बढ़ते प्रभावों को देखते हुए पाकिस्तान के साथ जो है दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी पर पुनः विचार की सिफारिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान आप जानते हैं दोस्तों जो भी अच्छी चीज़ है उसको वो नहीं मानता है, तो इसको और ठुकरा दिया जाता है। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, आप जानते हैं 2016 में कश्मीर में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने चेतावनी दी थी कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। अभी जो प्रधानमंत्री जी का जो दोस्तों बिहार से एक और संवाद सामने आया था उसमें कहा था कि जो खून है वो पानी दोनों एक साथ नहीं बह सकते, दोनों पे एक बार बात नहीं की जा सकती दोस्तों। अब कहा गया है कि या तो आतंकवाद पे ख़त्म करने की बात होगी या तो पीओके के मुद्दे पर ही बात होगी, तो आप इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। संधि में योजना के अनुसार नियमित डेटा साझाकरण नहीं किया जाता है। आप जानते हैं दोस्तों मैंने आपको उसके जो प्रावधान है इंडस वाटर ट्रीटी के प्रावधान के बारे में भी बताया, लेकिन उसमें कहा गया था कि डेटा के आदान प्रदान करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान डेटा प्रदान नहीं करता है दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। ये दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जल साझाकरण पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत है कुछ। हेलेंस्की नियम 1966 का, हेलेंस्की कन्वेंशन 1992 का है।
तो इसको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों, इसके लिए मैं आपको स्वतंत्र करता हूँ। इसके बाद देखें दोस्तों, इसके निष्कर्ष पे आते हैं हम। इसमें कहा गया है दोस्तों कि भारत द्वारा निलंबन शब्द का प्रयोग अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को अस्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। देखिए ऊपर में कुछ प्रभाव बताए थे मैंने, उसमें कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों की अविश्वसनीयता का प्रश्न भी खड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों इसको दायित्वों को अस्वीकार करने के रूप में ना देखा जाए, बल्कि यह एक रणनीतिक संकेत है और संधियों को व्यवहारिक राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लचीला और प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए। और ये संधियां तभी टिकाऊ रह सकती हैं जब सभी पक्ष अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें और भारत के राष्ट्रीय हितों की कोई क्षति न पहुंचे। दोस्तों आप जानते हैं पाकिस्तान जो है दोस्तों, वो जो है आतंक को प्रायोजित करता है। विभिन्न प्रकार के जो प्रायोजित उनके जो आतंकवादी जो दृष्टिकोण है या जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिलते रहते हैं दोस्तों, तो आप इस प्रकार इसको देख सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों शिमला समझौते की। शिमला समझौता क्या कहता है उसके बारे में बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, शिमला समझौता कब हुआ था और सुर्खियों में क्यों है? सुर्खियों में आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि शिमला समझौते को हम स्थगित कर देंगे, निलंबित कर दिया जाएगा। देखिए पृष्ठभूमि, भारत पाकिस्तान ने 1971 में युद्ध के बाद शांति उपायों के रूप में समझौते को 1972 में हस्ताक्षरित किए थे। शिमला समझौते के मुख्य प्रावधान क्या है दोस्तों? इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांत और उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को विनियमित करेंगे। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है जो जो उद्देश्य हैं दोस्तों, दोनों देशों के जो समन्वित उद्देश्य हैं उसको ये विनियमित करने का प्रयास करेंगे। इस समझौते में आप देख सकते हैं नीचे, इस समझौते में संचार, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आम लोगों के बीच संपर्कों को फिर से स्थापित करने की उपायों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसने युद्धबंदियों और संघर्ष के दौरान हिरासत में लिए गए नागरिकों की स्वदेश वापसी को भी सुगम बनाया गया, एक मानवीय कदम था दोस्तों। इसके बाद देखेंगे द्विपक्षीय समाधान, सभी विवादों का समाधान आपसी सहमति से शांतिपूर्ण माध्यमों के जरिए करना और द्विपक्षीय वार्ता या किसी अन्य शांतिपूर्ण तरीके से इसका समाधान करना। देखिए LOC दोस्तों, आप जानते हैं लाइन ऑफ जो कंट्रोल है उसकी बात की गई है, जो नियंत्रण रेखा है। युद्ध के बाद 17 दिसंबर 1971 को जम्मू कश्मीर में जो संघर्ष विराम रेखा थी उसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाता है। ये शिमला समझौते के ही प्रावधान थे दोस्तों जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। इसके बारे में और देखते हैं दोस्तों, और हम जानते हैं कि और इसके अंतर्गत क्या क्या डायमेंशंस हो सकते हैं। देखिए इसमें कहा गया है दोस्तों कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान, दोनों देश जो हैं दोस्तों एक दूसरे की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करने तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का संकल्प लिया। इसके बाद आप देखेंगे कि भविष्य की बैठकों के लिए प्रावधान, शांति प्रयासों को आगे बढ़ाने, अनसुलझे मुद्दों को समझाने और जो दोनों देशों के जो शासनाध्यक्ष हैं उसके बीच बैठक का भी प्रावधान किया गया है। ये देखिए, अगर शिमला समझौते के निलंबन हो जाता है तो उसके प्रभाव क्या होंगे उसके बारे में बात की गई है। लेकिन उसके पहले हम दोस्तों शिमला समझौते के महत्व के बारे में बात करते हैं। शिमला समझौते का महत्व क्या कहता है दोस्तों? इसमें कह रहा है कि कूटनीतिक ढांचे के रूप में द्विपक्षीयता। इसमें बात की है दोस्तों कि कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में पाकिस्तान के प्रयासों को विफल करने में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो पाक है वो कश्मीर के मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करना चाहती है दोस्तों, कि ये विभिन्न देशों के बीच मुद्दा जाए और खासकर जो उसका मुस्लिम देश है वो उनका सहायता दे पाएँ इस मुद्दे में। और लाइन ऑफ कंट्रोल को स्थिर बनाने इस समझौते की अंतर्राष्ट्रीय वैधता प्रदान की गई। सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और आर्थिक सहयोग और उसके आदान प्रदान की संभावनाएं हैं उसको वो महत्वपूर्ण ये दोस्तों ये उपागम हो सकता है। उसके बाद जैसे करतारपुर गलियारा 2012 का नया वीज़ा समझौता आदि, विश्वास का पुनर्निर्माण और संवाद स्थापित करना, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने जैसी प्रक्रिया के माध्यम से भी इसको समझाया जा सकता है दोस्तों। लेकिन आप सभी जानते हैं पाक जो है दोस्तों, जो पाकिस्तान है वो अपने नाम से तो पाक है लेकिन अपने हरकतों से दोस्तों नापाक है। आप सभी जानते हैं कि इसने 1992 का दोस्तों बॉम्बे जो बम धमाका था वो कराया था। 1999 का आप देखेंगे कि जो कारगिल वॉर उन्होंने किया था। 2007 का दोस्तों मुंबई में हमला कराया था।
2016 में आपने उरी किया, 2019 में आपने पुलवामा किया, अभी आपने 2025 में दोस्तों किया पहलगाम। तो ये विभिन्न प्रकार के जो आपके नापाक इरादे हैं वो इसमें दिए देखे जा सकते हैं दोस्तों। पाकिस्तान भले सिमला समझौता का वो करता है दोस्तों, बार-बार निलंबित करने का, लेकिन बात ये है कि उसने कभी उसको फ़ॉलो किया ही नहीं। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। देखिए, शिमला समझौते के निलंबन के प्रभाव क्या-क्या हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सांकेतिक और राजनयिक प्रभाव। पाकिस्तान द्वारा निलंबन मुख्य रूप से सांकेतिक है, क्योंकि बार-बार उल्लंघन करने के कारण इस समझौते की बाहरी प्रासंगिकता कम हो गई। मैंने एग्ज़ैक्ट यही आपको बताने का प्रयास किया कि आपने लगातार देखिए इतने 6 साल जो केसेस मैंने आपको बताए, आपने कभी उसको फ़ॉलो किया ही नहीं। अगर आप उसको फ़ॉलो करते तो सच में जो शिमला समझौता है वो आपको परिपूर्ण होता हुआ दिखाई देता। इस समझौते के तहत परिकल्पित द्विपक्षीय वार्ता तंत्र निष्क्रिय ही रहा और 2019 में के पुलवामा हमले जैसी बड़ी दुर्घटना उच्च स्तरीय वार्ता निलंबित भी कर दी गई थी। एलओसी के लिए सामरिक निहितार्थ। पाकिस्तान द्वारा एलओसी को वास्तविक सीमा के रूप में मान्यता न देने से यथास्थिति को बदलने के प्रयास हो सकते हैं, जैसा कि कारगिल युद्ध में भी देखा गया दोस्तों। इसके बाद आप देख सकते हैं कि क्षेत्रीय स्थिरता। इस समझौते का निलंबन क्षेत्रीय स्थिरता को कमज़ोर कर सकता है, विशेष रूप से परमाणु शस्त्र पड़ोसियों के संदर्भ में, और ये मुखरित होकर उभरता है दोस्तों। वह राजनयिक और सैन्य तनाव को बढ़ा सकता है, जिससे वार्ता और संभावना विफल हो सकती है। इसके बाद देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी इसमें शामिल होता है। कहा गया है कि पाकिस्तान का यह कदम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तान की आलोचना का अवसर दे सकता है। पाकिस्तान की अविश्वसनीयता संबंधी भारत के आरोपों को भी बल मिल सकता है। इसमें आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण इस प्रकार शामिल होता है दोस्तों कि ये अपने जो हमने शिमला समझौता किया था और आप उसको तोड़ेंगे, उसको निलंबित करने का प्रयास करेंगे, तो आपके लिए पास ये इसके लिए पर्याप्त वजह नहीं है। हमारे पास पर्याप्त वजह है कि जो हमने सिंधु जल नदी है उसको पानी को रोक दिया क्योंकि आपने आतंकवादी हमला कराया हमारे पास। लेकिन आपके पास ऐसी कोई वजह नहीं है जो आप इसको रोक पाएँगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है दोस्तों, हम उसके आरोपों पर जो लगाए जा सकते हैं उनको बल दे सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि भारत के लिए सामरिक लाभ। यह निलंबित विरोधाभास के रूप में राजनीतिक बाधाओं को दूर करने भारत को लाभ पहुंचा सकता है। भारत सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अधिक कठोर रुख अपना सकता है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके पर अपने दावों को नए सिरे से फैसला ले सकता है। तो दोस्तों इसको आप देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये धमकी दिया कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे, तो हम पीओके के लिए और अधिक मुखरित हो सकते हैं दोस्तों। हम उस मुद्दे पर नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि हमको कुछ नया व्यवस्था और बनाई जानी चाहिए। उसके बाद देखेंगे वीज़ा व्यवस्था और व्यापार समझौतों का भी पुनर्मूल्यांकन किया जा सकता है। द्विपक्षीय संबंधों को राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के अनुरूप भी बनाया जा सकता है। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं दोस्तों। आगे हम बात करेंगे जो नेहरू और लियाकत समझौता, यानी जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो महत्वपूर्ण जो समझौते हुए हैं दोस्तों, उसके बारे में बात की गई है। ये समझौते जो हैं दोस्तों वो 1947 के बाद से जितने भी हुए हैं हमारे जो समझौते हुए उसके बारे में यहाँ सब बताया गया है। ये आपका होमवर्क है दोस्तों, इसको आप कर सकते हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से एकदम तथ्यात्मक है और इतने सारे इसमें फैक्ट्स हैं कि ये आपको इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। और आगे मैं बात करता हूँ दोस्तों कि जो इसके निष्कर्ष क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है कि शिमला समझौता में भारत पाकिस्तान संबंधों को फिर से स्थापित करने की क्षमता है दोस्तों, क्योंकि इसके द्विपक्षवाद और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के सिद्धांतों ने स्थिरता के लिए एक ढांचा प्रदान किया था। आगे बढ़ते हुए दोनों राष्ट्र ऐतिहासिक शिकायतों को दूर करने और आपसी विश्वास को बढ़ावा देने के लिए शिमला समझौते की भावना का सहारा ले सकते हैं, और दोनों देश हैं वो अपने परस्पर जो दोस्तों रिश्ते हैं उसको कुछ मात्रा में शिमला समझौते के अंतर्गत ही सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि अभी जो पहलगाम अटैक हुआ दोस्तों, उस पर लगता नहीं है कि भारत समझौते के मुद्दे पे है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वही कहा था कि खून और जो पानी है वो एक साथ नहीं बह सकते, और आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पे बात किया जाना ज़रूरी है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में मैंने
आपको जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं दोस्तों उसके बारे में बात मैंने की। ये पार्ट 1 है, इसके अभी पार्ट 2 है, पार्ट 3 आएंगे। उस पर मैं जितने भी इंटरनेशनल रिलेशन की जो टॉपिक्स हैं दोस्तों मैं उसको कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। और जो मंथली मैगज़ीन है उसको मैं पूरा दोस्तों क्लियर करने की कोशिश करूँगा, इसका डिस्कशन और एनालिसिस करने की कोशिश मैं करूँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी जो टेलीग्राम आईडी है दोस्तों, टेलीग्राम है, उससे आप जुड़ जाइएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू।